हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि हम समझते हैं, घरों में सुरक्षित रहते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, प्रभावित ना हो, इसलिए हमको पढ़ाई करते रहना है। तो आइए हम अपना पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का हमारे नाम है वर्ण विचार। यहाँ पर लिखा है वर्ण विचार। वर्ण का क्या मतलब होता है? वर्ण का मतलब होता है, वर्ण के कई अर्थ होते हैं। वर्ण का मतलब रंग से भी होता है, जैसे कहते हैं ना, लाल वर्ण, हरा वर्ण, काला वर्ण। वर्ण का मतलब रंग। और वर्ण एक इतिहास अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, है ना। तो उस वर्ण एक उस अर्थ में भी आता है। और वर्ण का मतलब हिंदी के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी के संदर्भ में वर्ण का मतलब होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा क्या चीज़ है? जिसको बोलकर हम अपनी बात को दूसरे तक और दूसरी के बात को अपने तक समझते हैं। दूसरे ने कुछ बोला, उसे हम समझ गए, हमने कुछ बोला, दूसरा समझ गया। ये क्या है? भाषा है। भाषा कैसे बनी? इन्हीं वर्णों के समूह से बनी। इन्हीं वर्णों को प्रयोग करके हमने भाषा का निर्माण किया और भाषा से हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। उसी को हम लिखित और मौखिक रूप में समझते हैं। इस चीज़ पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ण। वर्ण का क्या मतलब होता है? ध्वनियों के उन लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। लिखा है ध्वनि। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमने ये लिखा, इसको तो हम क्या पढ़ेंगे? आ ही पढ़ेंगे, सबने यही पढ़ा है। पर हम अगर ये लिखते हैं तो इसको हम का तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पर ये का जो है एक वर्ण नहीं है, ये अक्षर है ना। क्यों? क्योंकि इस का में एक अ भी मिला हुआ है ना। का जो है हमारा मूल रूप में ऐसा होता है। मूल रूप में कहने का मतलब क्या है? जब भाषा का अन्वेषण हुआ, जब भाषा का इन्वेंशन हुआ, तो भाषा में जो वो था चिन्ह बना था का वो ये बना था। इसको बोलने की सुविधा के लिए इसमें ये वाला आ हमने इसमें जोड़ दिया है। तो ये क्या है? ये दोनों मिल करके क्या बने? ये बन गया अक्षर। ये क्या है? वर्ण। क्यों? वर्ण का हमने परिभाषा क्या बताई? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कि हम खंड ना कर सकें। इसका तो हम खंड नहीं कर सकते, पर इसका हमने दो खंड कर दिया, एक क और एक अ, है ना। इसलिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण 46 होते हैं, ठीक है ना। है ना। वर्णमाला का क्या मतलब हुआ? वर्णों की माला। जैसे आप देखते हैं फूल गुथे हैं, उसे हम कहते हैं फूल की माला। मोती गुथा, उसे हम कहते हैं मोती की माला। वैसे वर्ण जिसमें गुथे हुए हैं उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला, है ना। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण कैसे? ऐसा तो नहीं कि हम आ के बाद ऊ बोलते देते हैं, फिर ऊ के बाद हम ई बोल देते हैं, ऐसा नहीं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित कहने का क्या मतलब है? कि जिसके बाद जिसको आना है उसी को कहेंगे। जैसे आपकी स्कूल में लाइन बनवाई जाती है, क्या कहते हैं? सबसे पहले या तो सबसे छोटा खड़ा करते हैं, फिर उसके पीछे एक लंबाई एक क्रम में खड़ा करते हैं। जब क्रम व्यवस्थित करते हैं तो पहले स्वरों को लिखते हैं और फिर व्यंजनों को लिखते हैं। तो इस तरह से हमको क्या समझ में आता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और स्वर और व्यंजन के समूह से वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन, ऐसा नहीं कहना व्यंजन और स्वर। व्यंजन और स्वर कह देंगे तो उल्टी हो गई परिभाषा, ये गलत हो गई। क्यों? क्योंकि पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं, है ना। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हम समझते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है
स्वर। हमने अभी कहा ना, वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। तो स्वर क्या है? स्वर जिनको बोलते समय हमारे मुंह में जो सांस जाती है वो बिना टकराए कहीं से भी निकल जाए, है ना। जो हमारा मुंह है वहाँ पर जो जीभ है हमारी कहीं ना कहीं टकरा जाती है या थोड़ा पीछे हट जाती है, थोड़ा हवा को रोकती है, तेज़ से फेंकती है, कई तरह की वो जीभ जो है हमारी मुंह के अंदर काम करती है। तो जिनको बोलते समय हमारे जीभ जो है सीधे सीधे हवा को निकल जाने दे, कहीं टकराने ना दे, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर विभाजित करते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 कौन कौन से स्वर है? देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, ह्रस्व मिश्रित। अभी ये समझाते क्या है, क्या लिखा है? ह्रस्व स्वर अ ई उ री री, अ ई उ री री। जो और उसके नीचे क्या लिखा है? दीर्घाह आ ई उ री। और मिश्रित में क्या लिखा है? ए ऐ ओ औ। क्या लिखा है? ए ऐ ओ औ। यहाँ पर ये क्या लिखा है? 3 प्रकार के स्वर लिखे हुए हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभी मिश्रित स्वर को आप सब एक तरह समझ लीजिए कि स्वर कितने होते हैं? 13 हैं। अ ई उ री री, आ ई उ री और ए ऐ ओ औ। अब देखिए यहाँ पे आगे भी आप देखिए क्या लिखा है? ह्रस्व दीर्घ मिश्रित। तो ये जो स्वर हैं ये किस आधार पे लिखे हैं? ये रचना के आधार पे लिखे हैं। रचना के आधार पे क्या मतलब है? जैसा उनको हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम स्वरों का उच्चारण भी करते हैं और स्वरों को हम लिख के भी देते हैं। उच्चारण करने का क्या मतलब? बोलते हैं। हम स्वरों को बोलते हैं और लिख के भी करते हैं। तो स्वरों को बोलने का, अभी हम ऐसे सामान्य बातचीत में इसका बोलने का कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, पर जो हमारे वैदिक मंत्र हैं जब उनको हम बोलते हैं तो वहाँ पर हमको उसके बोलने में बहुत ध्यान देना होता है। कोई हम जैसे बहुत से लोगों को देखा है, आप जहाँ पे आ बोलना है वहाँ पे भी आ बोल देते हैं, जहाँ पे ई बोलना है वहाँ पे ई बोलते हैं, जहाँ बड़ी ई का उच्चारण करना वहाँ छोटी ई बोलते हैं, है ना। बड़ी ई छोटी ई, वही जो आपने बहुत बचपन में पढ़ा है, छोटा आ छोटी ई छोटी छोटा ऊ पढ़ा है ना, उसी को क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। पर अब हम आए बड़ी कक्षा में, अब हम 5th 6th के बच्चे हो गए हैं, तो अब हम वही KG वाला तो नहीं पढ़ते रहेंगे। इसलिए अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। हमने उस छोटे स्वर को, जिसको हम छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ कहते थे, उसको अब हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व। और जिनको हम बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बोलते थे उनको क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो ये अ ई उ री री ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं, यानी छोटे हैं। और आ ई उ री ये क्या हैं? बड़े स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। और ए ऐ ओ औ ये मिश्रित स्वर हैं। रचना के आधार पे क्या हम अभी आपको बताया था? रचना के आधार पर। तो ये ऊपर के 2 स्वर जो हैं इनको तो क्या कहते हैं? सामान्य स्वर कहते हैं। सामान्य, ठीक है ना। ये क्या है? सामान्य स्वर। और इनका नाम लिखा हुआ है मिश्रित स्वर। इनको मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ए जो है इसका उच्चारण होता है अ और ई। अ और ई को मिला देते हैं तो बन जाता है ए, ठीक है ना। बोलकर भी आप देख लीजिए, ऐ ऐ ऐ। जो आप बहुत प्रकांड पंडित लोग होते हैं जब वो बोलते हैं तो वो ऐ ही बोलते हैं। इसी तरह से आप बड़ा आ और बड़ी ई मिला दीजिए तो बन जाता है अय, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है अय। तो क्या है? अ ए ऐ ओ। अब आता है ओ औ। अ और ऊ मिला देते हैं तो बन जाता है ओ, ठीक है ना। और आ और ऊ मिला देते हैं तो बन जाता है औ, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर। तो रचना के आधार पर स्वर जो होते हैं, स्वर 2 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, रचना के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। रचना के आधार पर जो स्वर हैं उनको 2 प्रकार से फिर विभाजित कर देते हैं, सामान्य स्वर और पहला हुआ सामान्य स्वर, और ये मिश्रित स्वर हुआ दूसरा स्वर। दूसरा
सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर। ये क्या है? रचना के आधार पर और उच्चारण के आधार पर आपकी पुस्तक में लिखा नहीं हुआ है, जबकि इसी लेवल पर आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि हमने अभी आपको बोला कि वेदों में जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बोलते समय हमसे गलती ना हो, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसका गलत उच्चारण करने पर हमारा ही नुकसान होता है। हम लौकिक संस्कृत में बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पर अगर हम वैदिक मंत्रों का या पूजा पाठ के मंत्रों को बोल रहे हैं तो जब वैदिक मंत्रों का हम सही उच्चारण करते हैं तो हम जो पूजा हवन कर रहे हैं वो एकदम हमारा सही होता है। इसलिए उच्चारण हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। लौकिक संस्कृत में हम चाहे जैसे बोल रहे हैं, तो जो उच्चारण के आधार पे होते हैं वो तीन प्रकार से उच्चारण होता है, ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा उच्चारण यहाँ पे जो नहीं लिखा है, ह्रस्व दीर्घ तो ऐसा ही लिखा जाता है, और तीसरा उच्चारण होता है प्लुत। ठीक है ना? अब इसको क्या कहेंगे? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब है जिसको बोलने में हमें बहुत कम समय लगे। देखिए, छोटा अ हम बोलते हैं, ह्रस्व अ बोलते हैं, हमने क्या बोला? अ, बस थोड़े में बोल के काम खत्म हो गया। दीर्घ स्वर क्या होता है? आ ये क्या है? बड़ा है, दीर्घ है। और प्लुत क्या होता है? आ, ऐसा कर दिया हमने, ये दीर्घ प्लुत हो गया। इसी तरह से ओम कर दिया, ये प्लुत हो गया। तो जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व कहेंगे। जिसे बोलने में उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। और जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, ह्रस्व और दीर्घ की तुलना में और भी ज़्यादा समय लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। इतना हमने पढ़ा कि अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इतना तो हमने पढ़ लिया, पर अंग अहा कहाँ गया? अंग अहा भी तो हमने पढ़ा था। जब हमको स्वर पढ़ाया गया था तो हमको टीचर्स ने क्या पढ़ाया था? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अहा, ऐसा भी पढ़ाया था ना। परंतु ये जो अंग अहा है ये स्वरों में नहीं गिने जाते हैं। क्यों नहीं गिने जाते हैं? क्योंकि इनको कहते हैं अयोग वाह। देखिए ये लिखा है अंग अहा, देखिए ये ध्यान दीजिए, या यहाँ लिखा हुआ है अंग अहा अयोग वाह हैं। ये ना स्वर हैं और न व्यंजन हैं, ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं। तो ये हैं क्या? ये हैं अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहते हैं? देखिए, अ जैसे अधर्म में अ नहीं के अर्थ में जुड़ा, जैसे कहते हैं अधर्म यानी जो धर्म नहीं है, जो धर्म नहीं है, अनादि जिसका आदि नहीं है। इसी तरह से अयोग जो नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, और वाह मतलब चलना, जो बिना जुड़े नहीं चलते हैं, जो बिना जुड़े प्रयोग नहीं होते। वाह मतलब चलना या ढोना, तो जो बिना जुड़े ढोए नहीं जा सकते हैं, या बिना जुड़े चल नहीं सकते, या बिना जुड़े प्रयोग नहीं हो सकते हैं, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। जैसे हमने अंग लिखना चाहा तो हमने तो ये क्या लिखा? इसको तो कोई भी छोटा सा बच्चा देखे कहेगा ये तो आ लिखा है मैडम ने। अब इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, एक बिंदी लगा दिया, तो ये क्या हो गया? अंग, अंगूर वाला अंग है ना। हम कह रहे हैं आप इसे बोल के दिखाइए, कोई नहीं बोल सकता है, स्वयं ब्रह्मा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ऐसा कहें कि अब आप हमको ये क्या लिख दिया हमने? अह, अह, अह से कुछ नहीं पढ़ा है ना, अह से कुछ नहीं। अब इसको पढ़ के दिखाइए, कोई नहीं बोल सकता है। इसको बोल के दिखाइए, कुछ भी बोलिए। अंग, आ के साथ आप बोल रहे हैं, गंग, गा के साथ बोल रहे हैं, कंग, का के साथ बोल रहे हैं। इन तीनों मात्राओं को, एक ये मात्रा है, एक ये मात्रा है और एक ये मात्रा है, इनको आप तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि इसमें कोई स्वर ना जुड़ जाए, है ना। इसीलिए इनको स्वरों के अंदर नहीं गिना गया है। इनको क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। हम आपको इनका नाम भी बताते हैं, इनको क्या कहते हैं। ये जो बिंदी है इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है ना। और इसको कहते हैं विसर्ग, और इसे कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक,
ठीक है ना, अनुनासिक। तो ये तीनों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी के व्याकरण में चलेंगे और संस्कृत पढ़ने चलेंगे तो इन तीनों का आपको बारंबार देखने को मिलता ही रहेगा। इसलिए आपको इन तीनों को जानना बहुत आवश्यक है। इसको कहते हैं, जो ऊपर एक बिंदी लगी होती है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। आगे जो दो बिंदी जुड़ती है इसको कहते हैं विसर्ग। और ये जो चंदा मामा बना करके एक बिंदी लगा दी जाती है इसको कहते हैं अनुनासिक। ठीक है ना। तो अब ये समझ लीजिए कि आपने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आज आपने सबसे पहले पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली चीज़। फिर हमने क्या कहा, संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं और वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्वरों के बारे में पढ़ा। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय सांस सीधे निकल जाती है, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती हैं। स्वर 13 होते हैं, अ ई उ री री, आ ई उ और ए ऐ ओ औ। इन स्वरों को हमने रचना के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 2 भागों में किया है। रचना के आधार पर स्वरों को हम 2 भागों में करते हैं। किन किन में, एक सामान्य स्वर और दूसरा कहते हैं मिश्रित स्वर। जैसा कि आपके इस कागज़ पर भी, इस पेज पर भी लिखा दिख रहा है, मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर में हमारे अ ई उ री री, आ ई उ री। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं और मिश्रित स्वर में ए ऐ ओ औ आते हैं। और आप ये समझ लीजिए, एक चीज़ तो बहुत विशेष बात तो छूटी जा रही है। क्या छूटी जा रही है, यहाँ पर देखिए 2 री लिखी हुई हैं। जब धीरे धीरे क्या हुआ कि वेदों से हम लौकिक संस्कृत की तरफ बढ़ रहे थे, तो जो ये बड़ी री आप पढ़ रहे हैं, दीर्घ में जो आप ये री पढ़ रहे हैं, इस री का प्रयोग केवल वेदों में पाया जाता है ना। धीरे धीरे इस री का प्रयोग बहुत कम हो गया, इसलिए जब हिंदी ग्रामर बनाई गई तो ये री भी ख़त्म हो गया और ये जो री भी लिखा है ये भी ख़त्म हो गया। इन दोनों का प्रयोग केवल वेदों में मिलता है ना। इस री का और इस री का प्रयोग वेदों में मिलता है, पर धीरे धीरे लौकिक संस्कृत मतलब जब हम पहले हमारे जो वेद थे, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जब ये चारों वेद हम पढ़ते हैं तो उसमें इन दोनों मात्राओं का बहुत प्रयोग मिलता है। पर धीरे धीरे जब इनसे हमारी जो दैनिक रोज़मर्रा वाली भाषा संस्कृत थी उसका जब गढ़न होने लगा तो उसमें इन दोनों का प्रयोग बहुत कम होता चला गया। इसलिए जब हिंदी वर्णमाला बनी, हिंदी व्याकरण बना, तो वहाँ पर इन दोनों मात्राओं की कमी पाई गई। इसलिए हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 11 ही होते हैं, 11 ही स्वर होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर हैं और हिंदी की वर्णमाला में 11 हैं, है ना। और हम आपको हिंदी संस्कृत इसलिए साथ साथ बताते चल रहे हैं क्योंकि हिंदी और संस्कृत के ग्रामर में बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी अलग है, उसको आप यही समझते चल जानते हैं कि संस्कृत क्या है, देव भाषा है, देवताओं की भाषा रही है और संस्कृत से ही विश्व की सभी भाषाएं निकली हैं। कोई इस चीज़ को मानता हो या ना मानता हो, पर आप ये जानिए क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, देव भाषा है और हिंदी को इसकी पुत्री माना जाता है ना। हिंदी तो पूरा संस्कृत से ही निकली है, संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है, माता माना जाता है। इसीलिए जब धीरे धीरे हिंदी संस्कृत से हिंदी बनने लगी तो जिन चीज़ों को बोलने में लोगों को तकलीफ़ होती थी या जिन चीज़ों का प्रयोग बहुत कम मिलता था उस चीज़ को उन्होंने हटा दिया। जैसे आज की संस्कृति में जो चीज़ हमको पुरानी नहीं अच्छी लगती उनको हम ख़त्म कर देते हैं, हम नई चीज़ें ले आते हैं। उसी तरह से ये री और री की मात्रा हट गई है। इसलिए संस्कृत में तो स्वर 13 हैं पर हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं। आज के इस
भाग में हमने स्वरों के विषय में पढ़ा और अयोगवाह के विषय में पढ़ा, है ना। स्वर और अयोगवाह के विषय में पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि आपका इस वीडियो में आपने वर्णमाला के एक भाग को समझ, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई या आपके मन में कोई और डाउट है, शंका है, तो आप उसको कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे पढ़ने के लिए वीडियो में बने रहिए और कोई भी आपकी शंका है तो उसे आप फिर से मुझसे पूछिए, बारंबार मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सतही ज्ञान लेके न पढ़ें, गहराई से पढ़ें। तो हिंदी संस्कृत को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अपने जो आपके दोस्त हैं जिनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है उनसे भी अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी शंका का समाधान हो। तो मिलते हैं अगले इसी पाठ के अगले भाग में शीघ्र ही।